माय डियर स्टूडेंट्स, एंड लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले समझते हैं, ये होता क्या है, हमें तो ये नहीं पता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सपोज हमारे पास कोई भी चार्ज है प्लस कैपिटल Q, और इस चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड एक एरिया क्रिएट कर लेगा। जैसे हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं ना, मैग्नेट के पास जब हम कोई भी आयरन की लोहे की चीज़ लेकर जाएंगे तो उसे अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर उसी को हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे वो आयरन की हमारा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और हमारे पास मैग्नेट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे? नो, उस टाइम पे अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है एक, कि उस फील्ड में ही वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सिमिलरली चार्जेस का भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सपोज एक नई लोकेलिटी है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटर करने वाले हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब हम किसी नई सिटी में, टाउन में एंटर करेंगे तो क्या होगा, हमें वहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, यहाँ के सब कुछ हमारे लिए अननोन है, धीरे धीरे उसके हैबिचुअल होंगे। तो सिमिलरली ये जो चार्ज है प्लस Q, ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट कर लेगा, एक फील्ड बना लेगा, ठीक है। उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसमें अगर हम कोई भी, ये सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज, एक चार्ज है जिसे हम अगर इसके एरिया में लेकर जाएंगे तो इसे क्या फील होगी, एक फोर्स फील होगी। किसकी वजह से, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है, एक स्पेस होती है अराउंड द चार्ज, एक चार्ज के अराउंड स्पेस है, इन विच द अदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस चार्ज के अराउंड जितनी भी स्पेस है जो क्रिएट करी है, जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो अगर उसमें हम कोई भी दूसरे चार्ज को, दूसरे पर्सन को, एक पर्सन की लोकेलिटी में दूसरे पर्सन को लेकर जाएंगे, तो सिमिलरली इस तरह से हम एक चार्ज को जब दूसरे चार्ज के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाएंगे तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स फील करेगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, तो वो कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दिस इज हाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज। तो अब ये जो वाला चार्ज है प्लस Q, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो इसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। तो दिस इज अ सोर्स चार्ज, जो क्या कर रहा है, सोर्स, एज अ सोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रिक चार्ज। हम ये स्मॉल Q को प्लस Q वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाएंगे तो क्या होगा, ये चार्ज को क्या फील होगा, एक फोर्स फील होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, कैपिटल Q चार्ज। तो इस चार्ज पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको क्या फील होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है ये, तो इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिसपे टेस्ट हो रहा है। So source charge which produce the electric field and test charge which experience the effect of that electric field. This is about electric field. Now comes to the electric field intensity. तो electric field intensity क्या होती है, it is the force experienced by the unit charge at that point. जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, उस पे चार्ज की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। तो जैसे हम इस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को इस प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएंगे तो ये एक फोर्स फील करेगा। तो सिमिलरली इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसे हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E वेक्टर, और ये किसके इक्वल आएगा, कैपिटल F वेक्टर अपॉन स्मॉल q। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इससे आप ये भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो कि जहां से जो फोर्स अगर आपको फाइंड करनी है तो फोर्स किसके इक्वल आएगी, Q इंटू कैपिटल E। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये। तो अब यहाँ से वेक्टर से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके यूनिट्स बताओ। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। ठीक है। और चार्ज के यूनिट्स क्या होंगे? कल हमने एक इंपॉर्टेंट लॉ भी पढ़ा था, दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम क्यूलम। तो चार्ज के यूनिट्स होंगे क्यूलम, तो यहाँ पे पर क्यूलम आएगा। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज न्यूटन पर क्यूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमारे पास एक क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, और एक चार्ज है हमारे पास स्मॉल क्यू, दैट इज एट पॉइंट पी, और इन दोनों में डिस्टेंस है आर वेक्टर। ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और इस जो प्लस क्यू चार्ज है इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे ये प्लस क्यू चार्ज है और पी पॉइंट पे ये स्मॉल क्यू चार्ज है, और इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज एफ वेक्टर। तो अब जो पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसे हमें फाइंड करना है एट पॉइंट पी पे, बिकॉज ये क्या है? हमारा सोर्स चार्ज, एंड स्मॉल क्यू इज आर टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे पी पॉइंट पे है, तो पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। हमने कल क्यूलम लॉ पढ़ा था ना, किस किस को याद है क्यूलम बाबा का लॉ? क्यूलम साइंटिस्ट ने बोला था दैट एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q into small q upon r square. So this was the given formula of Coulomb law. तो अब इस Coulomb law को यूज करके दिस इज द फॉर फोर्स, ये फोर्स के लिए फॉर्मूला था, वेक्टर के लिए यहाँ r कैप आ जाएगा। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा था ना लास्ट वाले टॉपिक में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर किसके इक्वल है? F वेक्टर अपॉन Q। तो पहले हमने फोर्स की वैल्यू इस क्यूलम लॉ वाली यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, और इसे डिवाइड कर देंगे स्मॉल क्यू से। जब इसे स्मॉल क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू तो कैंसिल आउट हो गए, तो इनको आप यहाँ से इरेज कर दो। तो लास्ट वाला ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बच गया। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज। और इसे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज हमने लास्ट वाली क्यूलम लॉ जब ड्राइव किया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू पुट करी थी? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या था? आया याद? के। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यू कैन ऑल्सो राइट दिस वैल्यू, और सिंपली आप यहाँ पे के की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमने यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये यूनिट कैप भी रिमूव हो जाएगा यहाँ से। वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आप केप की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेनली क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में ये लाइंस नहीं होती। कहाँ पे भी चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियलिटी में कहीं नहीं दिखेंगी। तो दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस। तो ये लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस है जो साइंटिस्ट ने हमें ड्रॉ करी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये क्या होती है? दे कैन बी स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड। ये इसका स्ट्रेट भी हो सकती है लाइन और कर्व पाथ भी फॉलो कर सकती है। बट जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी?
जो हमारी सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाली कर्व भी हो सकती है, इट कैन बी स्ट्रेट ऑल्सो। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, आपने मैथ्स में करा होगा टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन कर्व लाइन थी, इसके ऊपर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया, इससे हमें क्या पता चलेगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर टेंजेंट इस तरफ है तो इसका मीनिंग है ये क्या, हमें डिराइव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दीज लाइन कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस एंड such that tangent will give the direction of electric field। so जो tangent हमने ड्रॉ किया उसने हमें क्या बताया, डायरेक्शन बताई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर टेंजेंट की डायरेक्शन इस साइड पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन होगी। अगर हम टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। सो अब हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। तो इमेजिनरी लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए। दैट इज अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, सपोज हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, जो हमारे एरोज आएंगे, जो मीन्स डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड आएगी, लाइक दिस। लेकिन नेगेटिव के केस में ये उल्टा होगा। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और उसके अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करेंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। तो इसको आपको याद रखना है। इसको याद रखने का इजी वे, जैसे एक रिच पर्सन है, पॉजिटिव इज लाइक पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक रिच पर्सन है उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सिंपली वो क्या कर रहा है, आउटवर्ड, उसके एरो आउटवर्ड जा रहे हैं, मीन्स वो दूसरों को डोनेट कर रहा है। और जो नेगेटिव है मीन्स जो पुअर है, उसे तो चाहिए, कोई देगा तो वो फटाफट से ले लेगा उससे। तो सिंपली ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भूखा है, इसको भूख लगी है तो जल्दी से ये खाना खाएगा, लेकिन इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाना है तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा दूसरों के साथ। तो जब ये शेयर करेगा इस मीन्स आउटवर्ड एरो आएंगे, लेकिन इसको चाहिए, इसको और भूख है तो इसके एरो इनवर्ड आएंगे। तो सिंपली जब पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। और नेगेटिव के लिए क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड्स होंगी। दे आर डायरेक्टेड टू रेडियली इनवर्ड्स बिकॉज उसको और बहुत सा खाना चाहिए नेगेटिव चार्ज को। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ कम्स टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। मीन्स दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, मीन्स इन जब एंड होगा इनका वो नेगेटिव चार्ज पे होगा, लाइक दिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव से एरो क्या जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, और नेगेटिव की क्या जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है ना। इस नोटेशन को, इस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहा है, बिकॉज पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रहा है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड आ रहा है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएंगी। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, बताओ मुझे, करेंगी या नहीं करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी काटेंगी नहीं। सो दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, दीदी बताओ इंटरसेक्ट करती क्यों नहीं, इसका रीजन बताओ। वेट, तो इसका रीजन है कि सपोज हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो हमने क्या बोला था, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई O। सपोज अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा,
अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे भी हम इन दोनों लाइंस के लिए क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ए लाइन के लिए और एक बी लाइन के लिए, एक टेंजेंट इस तरफ आ जाएगा, एक टेंजेंट इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस कभी पॉसिबल है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। ऐसे तो नहीं वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, नो, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो ये दो, इसलिए जो कभी भी दो इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती, अदरवाइज हमारे पास दो डायरेक्शंस आ जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है। सो इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, इट मींस देयर आर टू डायरेक्शंस। हमारे पास टू डायरेक्शंस आ जाएंगी किसकी, इट मींस देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर विल बी द चार्ज। लाइक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने फील्ड लाइंस भी बोलते हैं कई बार, तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना चार्ज भी ज्यादा होगा। बस एक चार्ज है Q, तो अब हम ड्रॉ करेंगे इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज प्लस Q, और एक और प्लस Q चार्ज ले लिया हमने। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लस Q है तो ये आउटवर्ड मूव करेंगी, और सिंपली यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी इनका एरो आउटवर्ड आएगा बाहर की तरफ। तो अब बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस है। 4 ज्यादा है कि 8, ऑब्वियसली 8 वाला ज्यादा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर विल बी द चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो इसमें चार्ज भी जो प्लस Q है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू दिस प्लस Q। सपोज इसे प्लस Q1 ले लो और इसे प्लस Q2, तो जो प्लस Q2 चार्ज है हमारा इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर ये हमारा Q2 चार्ज 5 कूलम है, 5 कूलम है, तो इस Q1 की वैल्यू 5 से कम होगी, लाइक 1 2 4 कितनी भी हो सकती है बट 5 से कम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of field lines is directly proportional to the amount of charge। amount of charge, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, जितनी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उतना चार्ज भी ज्यादा होगा। नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इससे एरो कैसे जाएंगे, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ इनवर्ड होंगे। तो ये अब आप बोलोगे ये तो आपने एक लूप ही बना दी, आप बोल रहे लूप नहीं फॉर्म करेंगे। देखो बच्चे लोग ये लूप नहीं है। लूप क्या होती है, लूप इज लाइक दिस, जिसमें अगर A पॉइंट से B पॉइंट है, अगर ये A से B जा रही है, पहले हम पाथ फॉलो करेंगे, उसके बाद B से A, मीन्स उसकी डायरेक्शन जो होगी साइकिल में रिवर्स होती है। लेकिन इसमें तो कभी कहीं भी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ से ऐसे ही सारी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में ये ऐसे लूप्स नहीं बनती, लाइक पहले A से B जाएंगे फिर B से फिर रिवर्सिबल होंगे, उनकी डायरेक्शन को रिवर्स होगी। यहाँ पे ओनली पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे एंड होते हैं। इट मीन्स कि क्लोज्ड लूप को फॉर्म
नहीं करते। फॉर द अनलाइक चार्जेस, लाइक जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फॉर ऑपोजिट चार्जेस क्या होंगे, जो फील्ड लाइंस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो वो फॉर दी अनलाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। तो लॉन्गिट्यूडनली इतना बड़ा वर्ड, इसका तो मीनिंग लॉन्गिट्यूडनली मीन्स लेंथ वाइज, मीन्स उनकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियस है, जब अनलाइक चार्जेस है मीन्स उनका नेचर क्या है, ऑपोजिट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनमें अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन कैसे होगी, लेंथ वाइज। अब फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी लास्ट वाली। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे जैसे हमने लास्ट केस में डायग्राम्स ड्रॉ करी, तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ड्रॉ कर दो एरो, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर, तो ये बन गए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दी अनलाइक चार्जेस। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अनलाइक के लिए क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लेंथ वाइज, इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो लेंथ इनकी कम होगी, मीन्स ये एक दूसरे के पास आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मीन्स इनकी लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी ड्यू टू दी अट्रैक्शन। किस वजह से इनकी जो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, ड्यू टू दी अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। तो सिमिलरली लाइक चार्जेस क्या करेंगे, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये क्या लिख दिया, लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर का मीनिंग है वो एक दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को पुश करेंगे, मीन्स रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास सपोज प्लस क्यू चार्ज है और एक और प्लस क्यू चार्ज है, तो अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, शाबाश, करो करो। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, आउटवर्ड मूव कर जाएंगी। ये एक नई डायग्राम है। तो ये लाइंस ऐसे और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ पे भी और बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है। तो इसी तरह से ये जो सिमिलर चार्जेस के केस में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से को रिपेल कर रहे हैं, इनकी जो फील्ड लाइंस हैं वो लाइक ऐसे मूव कर रही हैं, एक इनकी इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, मीन्स किसी भी पॉइंट पे वो मीट नहीं करेंगी, इन्फिनिटी तक ये ऐसे ही जाएंगी, मीन्स दूर ही भागेंगे एक दूसरे पे, एक दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है, रिपेल ईच अदर। प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कौन सा प्रेशर, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो दिस इज ड्यू टू दी रिपल्शन, बिकॉज सिमिलर चार्जेस हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे फॉर द केस ऑफ लाइक चार्जेस। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट एंड द 7th प्रॉपर्टी। बस अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होंगी ये, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर के सरफेस के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, अदरवाइज बाकी सरफेसेस के लिए वो कुछ और एंगल बनाएंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर फॉर द सरफेस ऑफ कंडक्टर ओनली, ओनली एंड ओनली कंडक्टर के लिए लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर में केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, दे आर एट 90 डिग्री होगी, वो 90 डिग्री एंगल पे फॉर्म होंगी, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब ये कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लेकिन अगर हम कंडक्टर की जगह कुछ और ले लें मटेरियल, इंसुलेटर या कुछ भी और,
तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कोई सा भी एंगल बना सकती हैं। लेट्स से थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट 90 नहीं होगी, वो ये 90 वाला एंगल नहीं बनाएंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, अदरवाइज किसी भी डायरेक्शन में कोई भी एंगल उनका हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मीन्स दो पोल्स, जैसे मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, सिमिलरली अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम दो चार्जेस लेंगे। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है -q एंड सेकेंड इज +q, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। 2a is the distance between these two charges, and this -q charge is at point A and +q charge is at point B, और इन दोनों का जो सेंटर होगा वो सपोज O पॉइंट पे है। तो अब ये जो -q से +q का जो डिस्टेंस है दिस इज 2a, तो ये जो सेंटर है ये क्या है, इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो OA और OB दोनों का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, A के, मीन्स ये इतना पोर्शन A के इक्वल है OA, और OB भी A के इक्वल है, तो दोनों को हम सम कर देंगे तो दैट इज 2a। तो 2a इज AB इज द, इसको AB को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ डाइपोल। इसमें हमने दो चार्जेस यूज किए, इट मीन्स दिस इज अ डाइपोल, ये एक डाइपोल बन गया, तो ये AB क्या हो गई, उस डाइपोल की लेंथ हो गई, और AB किसके इक्वल है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2a विच इज लेंथ ऑफ डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज व्हेन टू चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस और इक्वल भी है, मीन्स इनका जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर ये -5 कूलम है तो ये +5 कूलम होगा, -10 है तो +10 होगा। Similarly, so two equal and opposite charges, they are separated by some distance that is 2a, and they form a electric dipole. So now move to a dipole moment. तो electric dipole moment को हम कैसे define करते हैं? It is the product. Electric dipole moment is denoted by p vector, और p vector किसकी इक्वल आएगा, product of charge and the distance between them. This is the formula of electric dipole moment. यहाँ पे हमने सिंपली Q लिया है बिकॉज यहाँ पे हमने प्लस और माइनस को नहीं लिया, बिकॉज हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया है। अगर -q का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, +q, ये भी आपने मैथ्स में करा होगा, और +q तो +q ही रहेगा, तो सिंपली इसलिए हमने यहाँ पे +q चार्ज लिखा है, आर इनटू द distance between them, and distance is 2a. So this is the definition of electric dipole moment. It is the product of charge and distance between these two charges. तो अब यहाँ से उसके ऊपर वेक्टर है, तो it is clear that it is a vector quantity. Electric dipole moment क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। Now comes to its unit. तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम, और ये क्या है हमारे पास 2a इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर, सो सिंपली यूनिट्स क्या आ गए, कूलम मीटर। तो अब इसकी डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था ना, वो कहाँ पे आती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये इसका उल्टा हो जाएगा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी ये वाली डायरेक्शन होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव वाली। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी डाइपोल। तो अब डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो इसमें दो केसेस आते हैं, एक एक्सियल लाइन वाला एक्सियल पॉइंट पे, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो पहले हम एक्सियल वाली पोजीशन वाला करेंगे, देन इक्वेटोरियल वाला। तो अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट द एक्सियल पॉइंट, और इसे कई बार पेपर में एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। एक्सियल पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड
एंड ऑन पोजीशन। जैसे हमने डायपोल ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी डायपोल ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारे पास चार्ज क्या है, माइनस क्यू, देन यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू। ओके, और इन दोनों में डिस्टेंस कितना था, हमने सपोज किया था 2a डिस्टेंस होता है इनमें, और यहाँ पे एक O पॉइंट है। हम इसीलिए पहले माइनस क्यू लिखते हैं और बाद में प्लस क्यू लिखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जो डायपोल मूवमेंट है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसलिए पहले हम माइनस क्यू चार्ज लिखेंगे डायपोल के केस में, और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल में पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन तो अब हमें इस केस में एक P पॉइंट सपोज करना है, और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, बताओ। A पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू क्या करता है, माइनस क्यू के लिए एरो इनवर्ड होता है, तो इसलिए इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एरो है वो EA का इस तरफ आएगा, और जो EB के लिए वो इस तरफ आएगा, बिकॉज वहां पे पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड एरो होता है, तो ये एरो आउटवर्ड आएगा फॉर B, मींस B के लिए EB इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, एंड EA इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द केस ऑफ माइनस क्यू चार्ज। तो अब सपोज जो हमारे पास O से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस है ये है R। ओके, तो अब हमें ये OA, तो हमें पता है OA कितना होता है A, एंड OB इज इक्वल टू A, तो इन दोनों को मिलाकर ही 2A बनता है, दैट इज AB की वैल्यू। तो अब हमें पता है AB की क्या वैल्यू है 2A, OP की R। तो अब हमें इस केस में पहले हमें A से लेकर P तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AP क्या है, किसके इक्वल आएगा, AP आएगा OP प्लस OA, AP इज इक्वल टू OP प्लस OA, मीन्स इस वाले में इस वाला इतना सा पोर्शन ऐड कर देंगे, मीन्स OP कितना है R और OA इज A। सिमिलरली BP फाइंड करना है हमें, ये BP, तो BP कैसे फाइंड करेंगे, ये तो सिंपल चीजें हैं, आपने मैथ्स में कैलकुलेट करी होंगी। जितना हमारे पास ये OP है इसमें से OB माइनस कर देंगे तो हमारे पास BP की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास ये क्या है OP और यहाँ पे B पॉइंट है, तो ये पूरे वाले में से हम ये जब इतना वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये BP बच जाएगा। तो BP किसके इक्वल आएगा हमारे पास, OP माइनस OB, दैट इज इक्वल टू R माइनस A। These are the value of AP and BP. So now अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A पॉइंट। तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है EA, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन किया था दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, अब यहाँ पे A के लिए कर गए तो A से P तक का डिस्टेंस आएगा AP स्क्वायर, तो AP की वैल्यू क्या है R प्लस A, तो यहाँ पे R प्लस A का स्क्वायर लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यू इसलिए नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे हम चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। दिस इज फॉर दिस, टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, तो अब BP का स्क्वायर आएगा, दिस इज BP। BP का स्क्वायर किसके इक्वल है R माइनस A, तो यहाँ पे R माइनस A का स्क्वायर आएगा, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को में देखो, एक इक्वेशन में हमारे पास क्या है R प्लस A स्क्वायर है, दूसरी में R माइनस A स्क्वायर है। देखो इसमें R में कोई चीज ऐड हो रही है और इसमें R से कोई चीज माइनस हो रही है, तो बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला R प्लस A स्क्वायर वाला, क्योंकि इसमें R में कुछ टर्म ऐड हो रही है और इसमें R में से कुछ टर्म सबट्रैक्ट हो रही है। जैसे ये ले लो 4 है, ये R हमारी R की वैल्यू 4 और इसमें ये A की वैल्यू 1 है, 4 + 1 5 और 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 हमने लिया था 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर वो बड़ा है ना 25, इससे बड़ा है इसके स्क्वायर से, सिंपली ये टर्म दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिनोमिनेटर में है टर्म,
जितना डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा मीन्स वो टर्म उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। तो सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा, तो ई बी जो क्या होगा, जो ई ए है वो लेस हो जाएगा ई बी से, मीन्स जो ई बी है वो ग्रेटर देन होगा एज कम्पेयर टू ई ए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ई बी जो है वो ई ए से बड़ा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। ई बी हमने ई ए के आगे माइनस लिखा है बिकॉज क्योंकि ई ए की वैल्यू छोटी है, कम है, और ई बी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पे कम है तो इसके आगे माइनस साइन लगा दिया। तो अब हम ई बी और ई ए की जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करके इसमें पुट करेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। तो इन दोनों टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है और Q भी कॉमन है, बस ये टर्म का डिफरेंस है, इसमें r प्लस ए का स्क्वायर है, इसमें r माइनस ए का स्क्वायर है, अदरवाइज ये दोनों टर्म्स बाकी सब इसमें कॉमन आ रहा है। तो हम इसमें इन दोनों टर्म्स में से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे। सो वी आर लेफ्ट विद ई बी। ई बी में क्या है 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस ई ए में क्या है r प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इनका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज ही बाहर रहेगा ब्रैकेट से, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ले लो। तो यहाँ पे r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। तो अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड बन गया, नहीं ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास r प्लस ए है तो उसके लिए हम वो वाला फॉर्मूला लेंगे। और जब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 2ab। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम ये दोनों r प्लस ए स्क्वायर और r माइनस ए का होल स्क्वायर वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे फर्दर। तो e किसके इक्वल आएगा, e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाली टर्म को ओपन अप करेंगे, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और सिमिलरली इस टर्म को r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। एंड देन डिनोमिनेटर में हमारे पास ये देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस ए r प्लस ए, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज इन दोनों की स्क्वायर, इनका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। मीन्स दोनों का मीनिंग, दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल ही है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सिंपली यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये वाली टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाएंगी। वी आर लेफ्ट विद e इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 प्लस 2 4ra अपॉन। तो अब ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इस टर्म का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो। अब इस टर्म का होल स्क्वायर था तो हमने इस वाली टर्म का भी होल स्क्वायर कर दिया। तो अब इस 4ra को हम ब्रेक डाउन करके लिखेंगे, ठीक है, वो देखिए कैसे लिखते हैं। हम इसे 4ra जो हमारे पास आया इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। तो एक 2 को हम a के साथ लिखेंगे, एक 2 को हम r के साथ लिखेंगे। 2a इंटू क्यू किसके इक्वल था, डाइपोल मूवमेंट के, दैट इज p के इक्वल। e की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a इंटू क्यू की वैल्यू p आ गई, तो यहाँ पे 2 इंटू r बच गया, तो
2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे सो दैट कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाए फॉर द एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था हमारे पास इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे बस इतना बड़ा एक्सप्रेशन। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो सपोज करो जो हमारा डिस्टेंस है आर है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ए, लाइक ओ पॉइंट से पी पॉइंट के डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ओ ए और ओ बी। ठीक है, तो अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, सो वी कैन निगलेक्ट ए। तो ए को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। मीन्स ए हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली 0 है और ए का स्क्वायर भी निगलेक्ट हो जाएगा। मीन्स इसको हम सपोज करेंगे कि ये है ही नहीं इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में से हटा देंगे इसे। जब ए को रिमूव किया तो हमारे पास बच गया इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr एज इट इज अपॉन आर के स्क्वायर का स्क्वायर। मीन्स पावर एडअप हो गई तो हमारे पास क्या बचाएगा, आर की पावर 4। ठीक है, आर की पावर 4 है तो एक आर के साथ ये आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अब जो फाइनल एक्सप्रेशन फाइनली आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू बताओ 2p अपॉन आर क्यूब, क्योंकि एक आर के साथ एक आर कैंसल हो गई। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एक्सियल पॉइंट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है, इसे आप के भी पुट कर सकते हो। और 2p इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की, याद है किसी को, 9 × 10⁻⁹। और p इज डाइपोल मूवमेंट, तो p क्या है यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट है। एंड r इज द डिस्टेंस, OP डिस्टेंस, उसका क्या हो गया यहाँ पे, क्यूब आ गया। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द केस ऑफ एक्सियल पॉइंट। तो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पोजीशन को हम ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए भी हमें डाइपोल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था सिंपली वैसे ही। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। दिस इज एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, और यहाँ पे एक इनके सेंटर में ओ पॉइंट है। ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल है। और यहाँ से अब हम थोड़ा डिफरेंट है एक्सियल से ये। इस केस में हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट ओ पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब इसमें यहाँ एक P पॉइंट है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और अब हम इस A और P वाले पॉइंट को मैच करवाएंगे और इस यहाँ से B और P को। तो B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, EB, और EA की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, EA। तो अब ये साइन तो आपको पता चल गई, बिकॉज A क्या है, नेगेटिव, तो एरो इनवर्ड आएगा। एरो, ये वाला जो एरो है वो इनवर्ड आएगा। B क्या है, पॉजिटिव, तो इसके लिए जो एरो है वो आउटवर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो अब इस और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। दिस एंगल इज थीटा। सो नाउ अब जो O से लेकर P तक का डिस्टेंस है उसे हम यहाँ पे भी R ही एज्यूम करेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में किया था। ये थोड़ा थोड़ा एक्सियल से मैच करता है बट डायग्राम टोटली ऑपोजिट रहती है। तो यहाँ से O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, R है। नाउ अब हमें फाइंड करना है AP और BP, जैसे हमने लास्ट केस में किया था। पहले अब हम ये थीटा के लिए हम कंपोनेंट्स इनके रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे EB का एंगल कितना बढ़ रहा है इसके साथ, थीटा। तो EB का यहाँ क्या कंपोनेंट आएगा, EB cos थीटा along the x एक्सिस, और यहाँ पे आएगा EB sin थीटा। और EA का यहाँ आएगा EA
कॉस थीटा और ये वाला बनेगा हमारा ये साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो अब ये लिखो ए बी किसके इक्वल है 2a, ओ ए के इक्वल है, ओ बी ए के इक्वल है ना, a प्लस ए 2a बन गया, एंड ओ पी की वैल्यू है r। सो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी एंड दिस ए पी एंड बी पी। सो ए पी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज इन ट्रायंगल ए ओ पी, ये वाली जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, ए पी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस ओ ए की वैल्यू ए, तो ये ए का स्क्वायर। दिस इज हमारे पास ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए पी की वैल्यू वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमने ए पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बी पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिमिलरली लेंगे ट्रायंगल बी ओ पी। तो ये ए थी तो ए वाली ट्रायंगल ली, बी के लिए बी वाली ट्रायंगल बी ओ पी। तो इसमें भी क्या आएगा, इस वाले केस में बी पी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। यही वाला पाइथागोरस थ्योरम को हमने इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई किया। तो बी पी का स्क्वायर भी किसके इक्वल आएगा, ओ पी आर स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू आर, ओ बी की वैल्यू ए, तो ए का स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ से बी पी की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो भी सेम आएगी एज ए पी। तो ए पी और बी पी की वैल्यू सेम आ गई। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। तो ई ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया इसलिए माइनस क्यू नहीं आएगा, सिंपली क्यू लिखेंगे, अपॉन ए पी का स्क्वायर आएगा। ए पी का स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देन ई बी किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन बी पी का स्क्वायर। तो बी पी का स्क्वायर आर सिमिलरली सेम ही है ए पी के, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये दोनों इक्वेशन से आपको क्या आइडिया कुछ आ रहा है दिमाग में कि जो ए और ई बी है दोनों तो सिमिलर है, मींस इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट ई ए इज इक्वल टू ई बी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ई ए ई बी के इक्वल है। जब ई ए ई बी के इक्वल है तो ये देखो यहाँ पे जो ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा की डायरेक्शन तो ये वाली है सेम, बट जो ई बी कॉस थीटा है उसकी डायरेक्शन ये वाली है और ई ए कॉस थीटा की डायरेक्शन ये वाली है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये इक्वल भी है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर मैं ई बी की यहाँ जगह पे ई ए लिख दूँ तो ये तो सेम ही चीज़ है, बिकॉज ई ए इज इक्वल टू ई बी, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो सिमिलरली जो ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा है ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ओनली कॉस थीटा की वजह से होगा। ये ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा आप कैंसल आउट कर जाएंगे बिकॉज ई ए इज इक्वल टू ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। तो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ओनली ड्यू टू दिस कॉस कंपोनेंट, ओनली ड्यू टू कॉस थीटा। सो नाउ वी विल कैलकुलेट दैट एक्सप्रेशन। हाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आएगा दैट इज ओनली ड्यू टू कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पे आएगा ड्यू टू द ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा एंड साइन थीटा कैंसल आउट हो गई। तो यहाँ से हमें एंड हुई, हमने लास्ट वाले केस में प्रूव क्या किया था, ई ए इज इक्वल टू ई बी। जब ई ए ई बी के इक्वल है तो हम इस ई बी को भी क्या लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट इट एज
ई ए। तो यहाँ से हमारे पास इसको ऐड करो तो क्या आएगा 2EA cos थीटा। तो अब ई ए की वैल्यू हमने लास्ट वाले एक्सप्रेशन फर्स्ट इक्वेशन जिसे लिखा था वो क्या थी 2 इंटू ई ए की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन यहाँ पे हमने ए पी का स्क्वायर लिखा था। ए पी की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ए पी का स्क्वायर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ओनली एंड इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज करेंगे ये ट्रायंगल बी ओ पी। तो इन ट्रायंगल बी ओ पी इसमें कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है इसमें ओ बी इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज बी पी। तो ओ बी अपॉन बी पी। ओ बी की वैल्यू हमारे पास ए है और बी पी की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब हम ये cos थीटा की वैल्यू को इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो E विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 ये सारी की सारी टर्म एज इट इज लिख देंगे इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ठीक है इंटू cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो क्या आएगी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और इन सबको कंबाइन कर दो। तो यहाँ पे भी क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यह भी क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है पावर 1/2। वी कैन राइट इट एज कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1 है। तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2। तो बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या कर दी हमने एड अप कर दी। E विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब देखो जब इस टर्म को आप रीअरेंज कर दो ये 2 था इसे यहाँ पे लिख दो a के साथ q इंटू 2a ठीक है। तो 2 को हमने इस a के साथ लिख दिया। तो यहाँ से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को q इंटू 2a दैट इज अ डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। q इंटू 2a हमारे पास किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू इसकी वैल्यू p आ जाएगी p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये भी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे सिमिलरली जैसे हमने एक्सियल वाले केस में किया था। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर लिया था। सो नेक्स्ट सिमिलरली जैसे हमने इक्वेटोरियल में करा था जो हमारा आर डिस्टेंस होता है ओ पी इज वेरी वेरी लार्ज देन ए मीन्स जो ओ पी डिस्टेंस है इट इज वेरी ग्रेटर देन ओ ए एंड ओ बी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भी हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। ए को नेग्लेक्ट कर दिया मीन्स ए के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। तो ए के स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है इस एक्सप्रेशन में। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये 2 के साथ 2 कैंसल। तो फाइनल एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब क्योंकि ये 2 के साथ 2 कैंसल हो जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो जो एक्सियल के लिए था वो क्या था एक बार उसे भी याद कर लेते हैं। वो था 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब था वो इसका ट्वाइस था। तो इन दोनों में रिलेशन भी कई बार आ जाता है। तो जो एक्सियल वाला होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी फॉर द एक्सियल पॉइंट वो ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल पॉइंट, मीन्स इसका 2 टाइम हो जाएगी। तो इस दोनों एक्सप्रेशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इक्वेटोरियल में ओनली p आएगा और एक्सियल में 2 आएगा, 2 इंटू पी। तो यही डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इनमें, बाकी सारी के सारा जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। और ये आप रिलेशन को याद रखना है, E axial is the twice of electric field at this equatorial point। और एक बात, जो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जब भी हमें P पॉइंट जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं उसको हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसमें, और जो एक्सियल है उसमें हम पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने करा था ना एक्सियल के केस में, उसमें हमने P पॉइंट इस यहाँ पे ड्रॉ किया था B के साथ में पैरेलल में, और जो इक्वेटोरियल में हम P पॉइंट इस डाइपोल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल था ये टॉपिक फिनिश हुआ। लास्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका आर्टिकल का एक और भी नेम है दैट इज डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों सेम ही आर्टिकल है। तो अब हमें क्या करना है, टॉर्क फाइंड करनी है डाइपोल पे। डाइपोल तो हमें पता है, ठीक है, इन जिस डाइपोल को कहाँ पे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म पहनता है, हमने तो स्कूल यूनिफॉर्म सुना था। वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिफॉर्म होती है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, जिसमें जो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मीन्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उन्हें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, मीन्स ये लाइंस में देखो स्पेस कितनी है, सेम है, इसमें भी अगर डिस्टेंस आर है और इसमें भी डिस्टेंस आर है, इन दोनों में जो डिस्टेंस होगा वो सारी की सारी लाइंस में डिस्टेंस इक्वल होगा, मीन्स इनका डिस्टेंस सेम है, दे आर इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल लाइंस, सो दैट इज व्हाई दे आर, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जैसे ये लाइंस सेम है, जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर जाते थे, सभी बच्चों की सेम होती थी, तो यहाँ पे भी जो लाइन है वो सभी की सभी पैरेलल है, मीन्स एक दूसरे की उनमें डिस्टेंस है वो सेम है। ना नॉन यूनिफॉर्म लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म विच आर दोज लाइंस विच आर नॉट पैरेलल, ठीक है, जो जिनमें जो लाइंस होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। इस यूनिफॉर्म को छोड़कर कोई भी अगर लाइंस होंगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म होंगी। अगर सपोज लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और फिर ऐसे, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसे ऐसे करके बहुत सी लाइंस, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। और ऐसे दीज आर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। और ये तो है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, और नॉन यूनिफॉर्म में ये क्या होंगी, लाइंस दीज आर नॉट पैरेलल एंड इनमें जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो अब बात करते हैं टॉर्क क्या है। पहले हम आर्टिकल को करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ रहे हैं, जब आर्टिकल इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो टॉर्क को क्या होती है, कब ये एक्ट करती है, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल टी होती है, उससे नहीं, ये हम नीचे यहाँ पे टी को थोड़ा ऐसे शेप देंगे, टाउ 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 बोलते हैं इसे, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है हमारे पास, इसमें यहाँ पे एक फोर्स लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है। तो ये जो रॉड है इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्सेस सेम है बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, ठीक है, एफ वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो ये जो फोर्सेस की वजह से क्या करेगी, ये रॉड रोटेट करेगी। जब किसी भी रॉड के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर ऐसे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती है उसके एंड पॉइंट्स पे, तो उसे हम वो एक कपल फॉर्म करते हैं, तो उस कपल पे टॉर्क एक्ट होती है। लाइक देखो, ये हमारे पास एक रॉड है, एक फोर्स इधर लगेगी, ठीक है, और एक फोर्स इधर की तरफ,
ये फोर्स इसे इधर की तरफ रोटेट करेगी और ये इसे इस साइड पे रोटेट करेगी। तो ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे। ठीक है, मुझसे गिरने ही वाला है मार्कर अभी दोबारा से। तो अब एक फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है एंड सेकंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो इन दोनों में कपल फॉर्म कर लिया और ये ऐसे इस रॉड को रोटेट करेंगे। ओके, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलो इसका आर्टिकल करते हैं। टॉर्क ऑन ए डायपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली यूनिफॉर्म। तो अब हम इस आर्टिकल में पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को रख देंगे। डायपोल जैसे हमने लास्ट वाले एक्सप्रेशन में ड्रॉ करी है, सिंपली वैसे ही इसमें भी डायग्राम डायपोल की ड्रॉ करेंगे। तो अब सपोज हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है -q और एक यहाँ पे चार्ज है दैट इज +q। दिस इज एट पॉइंट B, ये B पॉइंट पे है और ये A पॉइंट पे है, और इन दोनों का जो सेंटर होगा वो O होगा। और AB डिस्टेंस हमने कितना लिया था डायपोल में, 2a। ये A और B का डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है। आई एम राइटिंग हियर दैट AB इज इक्वल टू 2a। तो अब ये जो -q चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है वो इस साइड लग रही है, दैट इज F वेक्टर। वो कितनी फोर्स होगी, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू F/Q। और यहाँ पे हमने फोर्स का भी फॉर्मूला ड्राइव किया था, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी +q चार्ज की वजह से जो इस साइड फोर्स आएगी वो कितनी होगी, +QE। ठीक है, और इस साइड पे जो फोर्स आएगी वो क्या होगी, -QE। तो ये जो फोर्सेस है वो ऑपोजिट एक्ट करी है। लाइक इसे एक रॉड की तरह लो। ये एक आप लोगों के पास जैसे हमने लास्ट वाले एक्सप्रेशन डायग्राम ड्रॉ करी थी, उसी तरह से ये एक रॉड है, इस पे ये एक फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रही है और ये एक फोर्स इस टाइप एक्ट कर रही है, और ये इसको रोटेट करवा रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो अब इसमें हमें टॉर्क फाइंड करना है, और ये जो हमारे पास AB डायपोल है, इसका इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा। थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है। तो ये हमारा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम इस साइड लाइन इसलिए एरो ड्रॉ किए हैं बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, एक पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, -q। मीन्स उस पे क्या फोर्स लग रही है, -QE। और फोर्स ऑन B पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे कितनी फोर्स लग रही है, +QE। मीन्स ये क्या है, प्लस इसलिए है बिकॉज इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन भी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, बट दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो A पे फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो -QE नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट the direction of force on A point is opposite to the electric field. Now अब टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप लोअर क्लासेस में करके आए हो इसका फॉर्मूला। फोर्स कितनी है यहाँ पे, अब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो फोर्स कितनी है, Q इंटू E, इसका मैग्नीट्यूड ले दिया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये वाला लेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, या N नाम दे लो इसे। ठीक है, N नेम दे लो इसे। तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया B से N तक। तो हमें एक BN जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अब हमें BN की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। BN को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। आप बोलोगे कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाओगे, बस लास्ट वाला है यही। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया AN'। तो ये जो AN' है, अगर आप देखोगे तो AN' और BN क्या है, सेम है। पर
हमने ए एन डैश फाइंड कर लिया तो उसको हम बी एन के इक्वल लिख देंगे, मीन्स वही बी एन की वैल्यू आएगी। तो अब हमें ए एन डैश भी तो फाइंड करना पड़ेगा। ए एन डैश को फाइंड करने के लिए हम एक ट्रायंगल लेंगे ए बी एन डैश, ठीक है, ए एन डैश बी, ये हमने ट्रायंगल ली और इसमें हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। इस वाली ट्रायंगल में साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए एन डैश। ए एन डैश की वैल्यू तो हमें पता नहीं, फाइंड करनी है, उसे एज इट इज लिख लो। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये वाला ए बी। ए बी की वैल्यू वी नो वेरी वेल, ए बी इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे 2a आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम ए एन डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके ये वाला जो 2a है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ। ए एन डैश की वैल्यू क्या आएगी? 2a साइन थीटा। और हमने क्या बोला था? जो ए एन डैश की वैल्यू आएगी वही क्या होगी? बी एन की वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ से ये बी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो 2a साइन थीटा इसमें पुट कर दो। टाउ इज इक्वल टू क्यू ए इंटू 2a साइन थीटा। और अब यहाँ से कुछ 2a इंटू क्यू कितना होता है? p के इक्वल होता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से क्या आ गया? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसे लिखोगे तो क्या आएगा? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या था? साइन थीटा था इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर कॉस थीटा होता तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आती। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इसमें कुछ सब केसेस आते हैं, तब हम उनको स्टडी करेंगे। तो हमने फाइंड किया था टॉर्क इज इक्वल टू दी पी क्रॉस ई, मीन्स पी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो अब इसके सब केसेस है कुछ। केस नंबर 1 में सपोज हमारे पास यहाँ पे एक प्लस माइनस क्यू चार्ज है और इस वाली साइड पे प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पे। तो इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये वाली है, ठीक है, और पी भी इसी डायरेक्शन में है। पी की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। और जब पी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। तो अब देखो इनकी डायरेक्शन सेम है, मीन्स इनमें जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 0। तो जब हम टॉर्क के फॉर्मूले को ओपन अप करके लिखें तो पीई हमारे पास क्या था? पीई साइन थीटा। तो इस केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू, ये केस नंबर 1 कर रहे हैं जिसमें थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। जब साइन 0 कितना होता है हमारे पास? साइन की वैल्यू को 0 पुट करो, साइन 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क है वो 0 आ गई। टॉर्क 0 इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो दिस इज द मिनिमम टॉर्क जो किसी भी बॉडी पे एक्ट करती है। नाउ केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या करेंगे हम? हमने डाइपोल को इस तरह से रख लिया, यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल मूवमेंट जो है वो इस तरफ एक्ट करेगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहीं रहेगी। तो मीन्स इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90 एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? पीई साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। दिस इज द मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो अब हमारे पास है केस नंबर 3। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये सेम ही है फर्स्ट वाले केस से, बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, बट जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। मीन्स अब जो डाइपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो अब देखो इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट में एंगल 180 बनेगा। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो 0 एंगल होगा, अब यहाँ पे 180 एंगल होगा। तो जब थीटा की वैल्यू हम 180 पुट करते हैं तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है?
PE, यहाँ पे आएगा साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई 0, दिस इज ऑल्सो द मिनिमम टॉर्क। और जब हमने बोला था जब डायपोल मूवमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे जब डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में टॉर्क कितनी है 0। आज हमने जो चैप्टर नंबर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसका पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वो सारा का सारा फाइनली कवर कर लिया। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। पार्ट 1 के भी नोट्स जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, तो पार्ट 2 के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना और उसे एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसमें हम गॉस थ्योरम, गॉस एप्लीकेशंस, वो सब कवर करेंगे। फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।